हेलो फ्रेंड्स, लर्नेड में आपका स्वागत है। बटन मशरूम में जब हम उगाते हैं उसकी बहुत सारे चरण होते हैं, जिसमें सबसे प्रथम चरण प्लानिंग होता है और दूसरा चरण होता है उसकी कंपोस्ट खाद बनाना। तो मैं आज आपको इस लेक्चर में कंपोस्ट खाद बनाने की प्राथमिक विधि पूरी तरह बताऊंगा और उसकी तमाम बारीकियों के लिए हम एक अलग लेक्चर देंगे आपको। इस लेक्चर में आप ये जान पाएंगे कि आपको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा अपने मशरूम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और जिसमें कि कंपोस्ट बनाने में क्या लगेगा। ठीक है, तो और साथ साथ आपकी बेसिक विधि क्या होगी और कुछ सावधानियां। तो आइए देखते हैं कि कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो तो ये कंपोस्ट खाद बनाने की दो विधियां होती हैं, लंबी विधि और कम अवधि वाली विधि। तो लंबी विधि में क्या होता है कि चीजें प्राकृतिक रूप से ये कंपोस्ट बनाई जाती है, और उसमें जो छोटी विधि होती है उसमें मशीनों के उपयोग से हम तेजी से अपघटन करा के तेजी से खाद को तैयार करते हैं। तो उसमें 15 दिन का लगभग समय लगता है, और जो लंबी विधि होती है उसमें लगभग 28 दिन का समय लगता है। तो मशरूम की जो उगाने की प्रक्रिया है उसमें 28 दिन तक पहले खाद बनाई जाती है, मशरूम की कंपोस्ट, और अगले 28 दिन तक लगभग उसको उगने दिया जाता है, और फिर आपका बिक्री की प्रक्रिया और हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, तो लंबी विधि 28 दिनों की होती है, जिसमें 8 चरण होते हैं। पहला चरण होता है जिसमें कि आपको मिश्रण बनाना होता है अपने रॉ मटेरियल का, और बाकी 7 चरणों में पलटाई होती है और उसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो आइए देखते हैं, तो हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। हमें पड़ेगी सबसे पहले एक ऐसी साफ सुथरी जगह की जहाँ पे हमारे लिए कार्य करना आसान हो, है ना। और अगर सीमेंटेड फर्श मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कोई खेत या मिट्टी वाली जगह मिल जाए जहाँ पे आप प्लेन हो और पॉलीथीन बड़ी सी बिछा के आप काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि कूड़ा करकट उसमें ना हो, क्योंकि फंगस का ये बिजनेस है ना। मशरूम एक फंगस है, तो फंगस को उगाने के लिए हमें अन्य फंगस जो आंखों से दिखती नहीं है हमें उनसे बचना होता है। तो सफाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है मशरूम की खेती में। एक्चुअली उसमें सफाई का ज्ञान होना ही मशरूम की खेती है एक्चुअली, नहीं तो हर कोई अपने घर में भी उगा ले और बहुत आसान हो जाए वो। ठीक है, तो आपको अच्छी एक साफ सुथरी जगह की जरूरत पड़ेगी, और उसके अलावा खाद को पलटने के लिए आप जेसीबी या फिर बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, और छोटे पैमाने पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ संख्या में, तो जितने आपके पास टीम मेंबर हो उतने आपको बेलचा की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि मटेरियल को पलटा जाता है। ठीक है, और ये लंबे रबड़ के जो जूते आते हैं मार्केट में, ये 400 से 500 रुपए के बीच मिल जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि खाद समय के साथ गर्म होती जाती है ना। उसमें रासायनिक प्रक्रिया भी चलती रहती है, तो ऐसा ना हो कि ये फंगस आपके खाने तक आप पहुंच जाए, और या फिर कोई गंदगी आपके खाने पीने तक पहुंच जाए आपके माध्यम से, और पैरों में कोई रोग हो जाए और गर्मी होने छाले पड़ जाए। और कई बार ये काम करते हुए बेलचा भी लग सकता है पैर में, कोई नुकीली चीज लग सकती है, सांप होता है जनरली वहाँ खेत में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ये काले जूते पहनना बहुत जरूरी है ना। और कोशिश करिए आपके हाथ में आप दस्ताने भी पहने, जो काम करने के दस्ताने उपयोग होते हैं। आपको तापमान नापने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसके लिए आपके पास एक टेम्परेचर मीटर होना चाहिए, और ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, learner.shop पे, और या फिर आप अमेजन पे जाके खरीद लीजिए। बहुत सारे वेंडर्स इस टेम्परेचर मीटर को सेल करते हैं। ठीक है, और आपके पास छिड़काव के लिए एक छिड़काव का यंत्र, कोई स्प्रे वगैरह होना चाहिए, और एक तारपलीन प्लास्टिक शीट चाहिए। कारण वही है कि हमें खाद को कई बार ढकना भी पड़ता है, और कई बार हमें हमें खाद जहाँ बना रहे हैं उसके नीचे भी ये बिछाना पड़ जाता है फंगस प्रोपोगेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि हम खाद बनाएंगे तो उसके पहले हमें गणना करनी होगी कि हमें कितनी खाद बनानी है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको मानक दे रहा हूँ कि जैसे 150 क्यूबिक फीट, आप ध्यान रखिए, हो सकता है कोई क्यूबिक फीट शब्द समझ में ना आए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, ये पूरा जब गुणा कर देते हैं तो क्यूबिक फीट आएगा, फीट में नापे अगर तो जैसे आपकी एक ट्रॉली आती है उसमें कहते हैं 100 फीट माल है, राइट, तो वो क्यूबिक फीट होता है। तो 150 क्यूबिक फीट अगर आप माल बना रहे हैं तो लमसम आपका उसमें सूखा माल जो है, भूसा और अन्य चीजें लेके 1600
किलोग्राम लगेगा, और बाकी पानी की खपत उसमें होगी, और आखिरी में जब उसका पानी सहित वजन पूरे बनी खाद का आएगा तो 2500 किलो के आसपास वजन आएगा, और इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब जो जगह लेगा, ये 150 क्यूबिक फीट लेगा। तो 150 क्यूबिक फीट में हमने क्यों शुरुआत की बात, क्योंकि हमें जो अपना अनुमान लगाना है वो इस हिसाब से लगाना है कि हम जो उगा रहे हैं जिस जगह पे, वहां हमारे पास जगह कितनी है। तो मान लीजिए आपके पास एक जगह है जहाँ पे आप 5 फीट बाई 5 फीट की एक लेयर, देखिए यहाँ पे एक आपको रैक जैसा एक संरचना दिख रही है जिसमें मशरूम उगाया जाता है। तो 5 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा अगर मान लीजिए एक ब्लॉक हम लेते हैं तो 25 स्क्वायर फीट का एक लेयर हो गया, और 1.5 फीट की ऊंचाई पे मान लीजिए हमने तीन तीन लेयर बनाई। आप 4 5 6 10 भी बना सकते हैं, जैसे आपकी कार्य क्षमता और औजारों की उपलब्धता के आधार पे होता है, और जगह की उपलब्धता के आधार पे। तो मान लीजिए 3 लेयर बना रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे इसमें 75 क्यूब स्क्वायर फीट एरिया इसका हो गया, राइट। और अगर ऐसे 4 हमने रैक लाइन से लगा दिए, यानी कि 20 फीट लंबी जगह ले ली। हो सकता है किसी का जगह बहुत लंबी हो, किसी की जगह चौकोर हो, ठीक है। तो इसलिए हमने ये दिया है आपको कि 5 बाई 5 फीट का एक बना लिया आपने, और ऐसे कई बना लिए। अब बगल बगल भी सटा के रख सकते हैं ग्रिड फॉर्म में, या फिर लंबा लंबा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 4 लिया हमने, तो हमारे पास 300 स्क्वायर फीट की जगह बन गई, ठीक है। बेड सरफेस एरिया आप देख रहे हैं, बेड का जो सरफेस एरिया है, ये बेड है, इसकी सतह की जो फैलाव है वो 300 स्क्वायर फीट हो गया। और चूंकि ये 6 इंच मोटा ये माल बिछाया जाएगा, तो आधा फीट, तो 300 में जब आप आधे से गुणा करेंगे तो 150 क्यूबिक फीट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप जो माल मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप 4 रैक 3 लेयर में 5 बाई 5 फीट के 6 इंच मोटी परत में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग आपका 18% का उत्पादन लगभग आएगा। तो 18% का उत्पादन लगभग 2.5 से 3 कुंटल के आसपास आप मानिए कि आपका मशरूम निकल जाएगा इसमें, ठीक है। तो और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये ड्राई मैटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आइए, तो हमारी जो सामग्री की व्यवस्था हमको करनी होगी। हमें देखिए गेहूं का भूसा होता है या फिर चावल का भूसा होता है, उसका इंतजाम हमें करना होगा। कोशिश करें गेहूं का भूसा मिले, जब आपको पूरी मात्रा में न मिल पाए तब आप चावल का भी भूसा लेके उसमें मिला सकते हैं। तो 1000 किलो के लिए हमें लगेगा चावल का भूसा, और ये सब मैं मानक जो बता रहा हूँ 150 क्यूबिक फीट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप गणना ना कर पाए, आप हमें कमेंट में, और हमारे ऐप है लर्नेड ऐप, उसमें चैट सेक्शन में आप हमें अपनी जगह की साइज देंगे, तो हम आपका मानक बना के, आपके सामग्री का अनुपात बना के हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो चावल का भूसा और भूसी यानी चोकर जिसको बोलते हैं, है ना, वो चोकर होता है गेहूं का, है ना। और या फिर ये धान की भूसी, ये दोनों आप ले सकते हैं 15 किलो, ठीक है। और यूरिया आपको लगेगा 18 किलो, क्यों, है ना। और फिर मुर्गी की खाद आपको मिल जाए, या नीम की खली मिल जाए, 500 किलो मुर्गी की खाद लगेगी, लगभग आधी ट्राली आप मान के चलिए, आधी या तिहाई ट्राली। और जिप्सम, लेकिन कोशिश करिए आप तौल के डालें तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपकी क्वालिटी रेशियो मेंटेन रहेगा, आपका प्रोपोगेशन का और पीएच वैल्यू, हीट रेशियो, ये सब चीज मेंटेन रहेगी, क्योंकि बड़ी ही संतुलित पर्यावरण में वो मशरूम, बटन मशरूम उगता है ना। ऐसे ही नहीं कि रैंडमली ही उग जाता है। और वो पर्यावरण मेंटेन करना ही की जो कला है, इसीलिए आपको लोग पैसे देते हैं। लोग आपको मशरूम के लिए पैसे नहीं देते, लोग आपकी उगाने की कला के लिए पैसे देते हैं, और वो कला सीखने ही आप यहाँ आए। 35 किलो के का, और पोटास आप 6 किलो, और सुपर फास्फेट 6 किलो, और कुछ अन्य चीजें भी लगेंगी जो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जो सामान है, इसकी लागत के अभी बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आइए, आप देख रहे हैं कि 1000 किलो ये वही सरणी है, और इसमें लगभग खर्च जोड़ा गया है 7 रुपए किलो के हिसाब से भूसा की, 7000 रुपया लिया गया। अन्य चीजों का खर्चा आप यहाँ देख रहे हैं, तो मैं इस पे समय व्यतीत नहीं करना चाहता। आप देखिए, लमसम आपका ये 2 लीटर फार्मलिन यहाँ पे लगेगी हमको। फार्मलिन लगती है हमारी सरफेस की सफाई के लिए और तमाम उपकरणों की सफाई के लिए। जिस कमरे में उगाया जाता है वहां पे भी फार्मलिन लगती है पूरे महीने भर, ठीक है, अगर जरूरत पड़ गई तो। अगर हमने हम जहाँ आ जा रहे हैं, हमारे पैरों से लग के जमीन गंदी होती है, वहां भी साफ करना पड़ता है, तो फंगस को किल करना पड़ता है। तो टोटल लगभग 10,000 रुपया लगभग आपको खर्च लग जाएगा
इसमें, है ना। तो कच्चे माल में फिर लेबर चार्जेस हैं, फिर आपके जो ग्रो रूम है उसमें बिजली भी खर्च होगी आपकी 1 महीने तक, है ना, और तमाम खर्चे आएंगे, तो उसका हम आकलन बाद में करेंगे। लेकिन कच्चा माल आपका 10,000 रुपए का लग जाएगा मोटा मोटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारी खाद, ये कच्चा माल हम लेके आए, अब हमारी खाद बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले मतलब खाद बनाने का सही समय क्या है। अगर आप एसी में खेती कर रहे हैं और साल भर आप मशरूम उगाते हैं तो आप किसी भी समय इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जाड़े में खेती कर रहे हैं, मौसम में जब आपको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं होती, अक्टूबर से स्टार्ट करके फरवरी तक, तो आपको ये अक्टूबर के सितंबर के 1 तारीख से ये खाद बनाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 28 सितंबर ताकि ताकि 28 सितंबर तक आपकी खाद 29 सितंबर तक तैयार हो जाए, ठीक है। तो सही समय है कि आप इस समय शुरू कर दें। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फिर आप बार बार पूरे जाड़े भर बनाते रह सकते हैं, जैसे जैसे आपको बार बार बुआई करनी है, आपने कई शेड में बोया हुआ है, कई बार बो रहे हैं। तो सबसे पहले जो जगह आपने चुनी है खाद बनाने के लिए, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। अगर पॉलीथीन पे है तो पॉलीथीन के ऊपर, और अगर फर्श पे है तो फर्श पे आप ये 2% फॉर्मल्डिहाइड, मतलब जो मैंने फॉर्मलिन लिया था उसको पानी में 2%, अभी मैं इसका रेशियो भी आगे दूंगा आपको, कितने पानी में कितना ग्राम, लेकिन 2%, जैसे 100 लीटर है तो 2 लीटर, 100 लीटर पानी है तो 2 लीटर, ठीक है। स्प्रे करके जमीन में स्प्रे मार देंगे और सूख जाने देंगे, तो वहां पे जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जो हमें नहीं चाहिए, जिनके माध्यम से आगे उसमें कीड़े जनित हो सकते हैं, नई तरह तरह के अजीब अजीब से रोग फैल जाते हैं खाद के अंदर, जो आपको आंखों से कई बार दिखेंगे भी, तो वो नहीं फैलेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आपके जूते साफ होना, आपके जूते हर बार आप जब वहां जाएं तो फार्मलिन के घोल से अपने जूतों को साफ करना, अपने हाथों को, ग्लव्स को साफ करना, ठीक है। और तो ये बहुत जरूरी है। और तो ये एक सबसे जरूरी प्रक्रिया है। तो उसके बाद पूरे घोंसले को आप वहां पे फैला दीजिए, और फैलाने के बाद उसको पानी से पाइप लगा के पूरी तरह से साफ कीजिए। कोशिश करिए आपका जो पानी आ रहा है वो एक साफ स्रोत से या ताजे पानी का स्रोत हो, ऐसा नहीं किसी ऐसे तालाब या कुएं से आप ले रहे हैं जहाँ का पानी गंदा है या दूषित है, और वो फिर आके आपके इसमें नई फंगस क्रिएट कर दे, ठीक है, आपके भूसे में। और भूसे को फैलाते रहिए ताकि पानी नीचे तक चला जाए, क्योंकि आप ध्यान देंगे अगर भूसे में पानी लगाएंगे तो पानी एक लेवल के बाद पानी जाता नहीं, वो रास्ता बना के ऊपर ऊपर से चला जाता है। ये अनुभव की बात है। तो आप इसमें फैलाते रहें इसको, और उसमें पानी डालते रहें, पूरा भूसा अच्छे से भीग जाना चाहिए, ठीक है। तो लगभग 1000 किलो भूसा अगर आप लाए हैं, 1 टन, तो आपको 4000 लीटर की पानी की टंकी लग जाएगी इसको पूरी तरह भिगाने में, ठीक है। तो इसके बाद आइए एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे भूसे को फैलाया जाता है और भिगाया जाता है। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक साइड वीडियो है हमारा ये, कि यहाँ पे भूसे को एक पाइप से भिगाया जा रहा है, और फिर इसमें इसके बाद इसका ढेर लगाया जाएगा। जो ढेर लगाने की प्रक्रिया है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपको दोबारा सारा काम करना पड़ेगा उसको सुधारने के लिए, अगर आपको पहले से नहीं पता, आपने भिगा तो दिया। तो ढेर जो है त्रिभुज आकार में लगना है, जिसमें आपका त्रिभुज जो है, आप अभी आगे की स्क्रीन में देखेंगे कि 5 फीट ऊंचा, 5 फीट चौड़ा होगा, और लंबाई कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने इससे अधिक चौड़ाई और इससे अधिक गहराई या कम की, दोनों ही परिस्थितियों में आपको नुकसान होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भाई साहब जो माल को लेके लंबाई में फैला रहे हैं, धीरे धीरे ये एक ढेर बनता चला जाएगा और लंबान में ये फैलता चला जाएगा, ठीक है। तो और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये ढेर 5 फीट ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद रोक दिया जाएगा और लंबाई में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे सही तापमान वहां मेंटेन रहेगा। इसके बाद आपने अपना सारा मटेरियल जो लिया गया उसको उस पर मिलाना है बराबरी में। अब इसके लिए आप क्या करिए, गहराई का मापन करिए, ठीक है। जैसे आपने 2 फीट मोटाई में पूरा पहले बिछाया था मटेरियल, है ना, तो उसके ऊपर एक बराबर माप में चोकर आपने फैलाया, एक बराबर माप में जिप्सम फैलाया, सब कुछ बराबर करना है। बड़ी मात्रा में जब बनाते हैं तो हमारा मिश्रण सही नहीं बन पाता, ये भी एक बात होती है। इसलिए मेरी कोशिश है आप छोटी छोटी मात्रा में कई बार बनाएं,
शुरुआत जब आप कर रहे हैं, या फिर बेहतर औजारों का उपयोग करें, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि बड़ी मात्रा में मिलाने का इफिशिएंट तरीका क्या है। ये जिस तरह से काम किया जा रहा है ये भी ठीक है, लेकिन ये इससे भी बेहतर तरीका है जिसमें खर्च कम लगेगा और उत्पादन भी ज्यादा आएगा, क्योंकि आपकी खाद की ताकत अलग अलग जगह अलग अलग होगी अगर, तो उत्पादन भी अलग अलग आएगा। ठीक है, और इससे आपके साथ धोखा भी हो सकता है कई बार कि आप डिलीवरी करने वाले हैं प्रोडक्ट की और मशरूम की, और आपका उतना उत्पादन ही उस समय नहीं हुआ, और जब आपके पास डिलीवरी तब आपके पास ज्यादा उत्पादन आ गया आपने। तो इसका संबंध खाद बनाते वक्त कमजोर खाद और संतुलित खाद बनाना बहुत जरूरी है। तो जिप्सम देखिए और पोटास, जिप्सम छोड़ के बाकी सब कुछ है ना, जिप्सम छोड़ के बाकी सब कुछ आपको मिला देना है जो कुछ भी उसमें दिया गया है। ठीक है, फार्मलिन नहीं मिलाना अभी, और जिप्सम नहीं मिलाना। फार्मलिन का भी कोई रोल नहीं है, अभी जब रोल आएगा तो मैं बताऊंगा। तो फिर उसके बाद उसको ऐसे मिश्रण करवाइए भूगे, इसका पूरा मिलने के बाद फिर इसका ढेर लगाएंगे। तो ये ढेर लग भी रहा है, लेकिन साथ साथ ढेर की पैमाना बना हुआ है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा। तो देखिए अब ये ढेर लगना शुरू हो गया है, पूरा मिला चुके हैं, मिलाने का काम आखिरी में चला, लेकिन देखिए लंबा ढेर लग रहा है, 5 फीट ऊंचा है ये, 5 फीट चौड़ा है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने इससे अधिक कर दिया तो अंदर ज्यादा गर्मी हो जाएगी अंदरूनी पार्ट में, और खाद जो है वहां पे फंगस डेवलप नहीं हो पाएगी क्योंकि वो ज्यादा जल चुकी होगी खाद। और अगर आपने कम किया तो खाद अच्छे से तैयार नहीं रहेगी, उसके अंदर नमी व्याप्त रहेगी और उसका संतुलन जो सड़ने का है वो भी नहीं बन पाएगा। देखिए ये ले जाके अब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब इन्होंने पॉलिथीन देखिए ये बिछी हुई है, आप देख पा रहे हैं नीचे सफेद पॉलिथीन बिछी है जिसके ऊपर सारा कार्य चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये ढेर तैयार हो गया, अब इसको ढकने के लिए तैयार है। 5 फीट ऊंचा, 5 फीट चौड़ा होता है, और ऊपर जाके थोड़ा पतला त्रिभुजाकार हो जाता है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, धीरे धीरे इसके अंदर गर्मी पैदा होगी। आइए देखते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है ढेर बनाते वक्त। तो देखिए, तो जिप्सम को छोड़कर सारी सामग्री आपको मिलाना है। मिश्रण का 5 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा ढेर बनाना है। ठीक है, देखिए, और इसमें जब भी मिलाएंगे या कभी पलटाई आगे करेंगे तो उसमें भी ये देखिए ये स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, या तो इसमें नीचे से ढेर को तोड़ा नहीं जा रहा, ऊपर से पहले तोड़ा जाता है, मिलाया जाता है और नीचे फेंका जाता है, और नीचे का माल ऊपर का माल नीचे करते हुए मिलाया जाता है। ठीक है, इससे कि मिल सके, मिलना बहुत जरूरी है बराबर तरीके से। अगर आपने ये गलती की तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो ज्यादा गर्म होता है खाद में, और ऊपर का हिस्सा ठंडा होता है, तो वो बार बार वही नीचे रह जाएगा नीचे का, जबकि हर पलटाई में नीचे का माल ऊपर का माल नीचे होना चाहिए। तो ये बात हम आगे भी ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह से आपका ढेर तैयार होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5 फीट नीचे लंबा और 5 फीट का ऊंचा त्रिभुज है ये। ठीक है, और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं जितना आपका माल बना है उसके हिसाब से, और आप कई ढेर भी लगा सकते हैं, आगे पीछे दिनों में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी तारीख और कैलेंडर आपको याद करना है, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पलटाई का शेड्यूल, कि किस क्रम में किस समय के साथ आप इस पलटाई को करेंगे। ठीक है, तो आप अगर पलटाई सही नहीं करेंगे तो आपका अगर आगे पीछे किया, आपने समय खराब किया, तो भी आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि ज्यादा गर्म होने के कारण खाद में झुलसापन आ जाएगा, और अगर कम सड़ा तो आप जान रहे हैं कि कंपोस्ट देर से तैयार होगी। तो आइए देखते हैं इसके लिए जी। तो देखिए जो पलटाई होगी, पहला तो मैं मिश्रण का दिन जिसको आप पहला दिन कैलेंडर में नोट करेंगे, फिर 5वां, 9वां, 13वां, 17वां, 21वां, 25वां और 28वें दिन पलटाई होगी। तो उसमें होगा क्या, जो भी ढेर है उसको हम तोड़ते जाते हैं और पीछे की तरफ फेंकते जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इस ढेर को तोड़ा जा रहा है और इधर की तरफ फेंका जा रहा है। ये वाले ढेर को काटते जा रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, ये वाले ढेर को काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं और फेंक इधर रहे हैं, पीछे की तरफ है, मेरी तरफ। तो ये वाली इस तरह से तोड़ना है, लेकिन इसमें करना क्या है, पहले ऊपर का तोड़ना है, उसको नीचे लाना है, ऊपर का फेंकते जाना है नीचे, और फिर नीचे वाला जो ज्यादा गर्म होता है उसको ऊपर लाना है। और ये गर्म होता है, इस समय जूता पहनना बहुत जरूरी है, ये बात आप एकदम ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए, तो अब आपने जो जिप्सम बचाया था शुरू में, ध्यान रखिए कई लोग गलती करते हैं, मिलाते वक्त वर्कर को काम दे देते हैं और वो जिप्सम पहले ही दिन मिला देते हैं, अक्सर ये गलती हो जाती है, उससे माइसेलियम रन में प्रॉब्लम आती है। ठीक, माइसेलियम क्या होता है, ऐसे समझिए आपकी मशरूम की जड़ है। ठीक है, हाँ, आगे मैं जब माइसेलियम के बारे में बताऊंगा अगले लेक्चर में तो आप उसके बारे में ज्यादा जान पाएंगे।
तो 13वें और 17वें दिन में आधा आधा जिप्सम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए 10 जितना भी आया था आपके रेशियो में, 5 किलो एक दिन, 5 किलो एक दिन फैला के फिर उसके बाद फिर से उसको मिलाना है। देखिए कैसे मिला है, इन्होंने ऊपर से फोड़ा है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, इसको फोड़ा है, फोड़ के नीचे गिराया, मिलाया, मिला के पीछे फेंका, फिर पूरे में इस तरह से मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। जब 25वां दिन आएगा तो उस दिन लगभग आपकी खाद लगभग तैयार सी हो जाती है। तो अब हमें उसके अंदर जितने दिनों में पानी में उसको दिया जा रहा था, हर बार जब मिला रहे थे, तीसरी चौथी पलटाई के बाद तो हम पानी नहीं देते, लेकिन जो भी पानी दे रहे थे उसमें वो मुर्गी खाद पड़ी है, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े भी अंदर पैदा हो सकते हैं, फंगस पैदा हो जाती है फिर से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको खाद को हल्का फैला के फोड़ के इसके ऊपर जो जिप्सम है और उसको कैसे तैयार करना है, घोल को भी आगे हम बताएंगे, वो घोल तैयार करके इसके ऊपर स्प्रे करते हैं और इसको सूखने देते हैं, फिर इसका ढेर दोबारा लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको फैलाते जाते हैं और ढेर दोबारा लगा देते हैं। तो ये कीटनाशक छिड़काव करने से क्या होता है, अब इससे कीटनाशक अगले 3 दिन में मर जाएंगे, कि कीट सारे मर जाएंगे, फंगस है, बैक्टीरियाज हैं, सब मर जाएंगे। और तो अब क्या होगा कि ये एकदम शुद्ध खाद बन के तैयार होगी, और जिसकी वजह से इसके अंदर अमोनिया की महक आ जाएगी, और ये 3 दिन के अंदर निकल जानी चाहिए महक। अगर आपने ज्यादा स्प्रे कर दिया, आपने वो घोल जो मैंने बताया है फार्मलिन वाला, वो आपने सही से नहीं बनाया, कीटनाशक घोल सही से नहीं बनाया, तो आपकी 28वें दिन अमोनिया की गंध बची है कि नहीं, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए 28वें दिन आप इसको लेके साथ सूंघेंगे, अगर बची है तो आपको फिर से एक पलटाई करनी पड़ेगी, आपकी खाद का समय 28 दिन से बढ़ जाएगा और 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो अमोनिया की गंध अगर बची रहेगी तो फंगस नहीं फैलेगी, क्योंकि जो फार्मलिन था वही तो फंगस को मारता है। तो एक बार हम सारी ऐसी कंपटीशन करने वाली फंगसों को मारते हैं, जैसे आप कोई चीज बोते हैं ना तो घास निकल आती है, तो आप घास खत्म करते हैं, उसी तरह से मशरूम में भी होता है कि अन्य फंगस, अन्य तरह के जीवों को उस खाद से खत्म किया जाता है, ताकि सिर्फ मशरूम के लिए, आपके बटन मशरूम के लिए पोषण बचे और उनका ही पूरा परिवार उसमें फैले। ठीक है, तो जब मैं बेड पे उगाना बताऊंगा इसको, तो आप इस बात को और गहराई में समझेंगे, तब आपको मेरी बात दोबारा याद आएगी। तो अगर अमोनिया की गंध आपको आ रही है तो आपको फिर से पलटाई करनी है, इसमें आलस नहीं करना है। ठीक है, और अच्छे से खाद को थोड़ा फैला दीजिए ताकि उसकी महक निकल जाए। ठीक है, इसके बाद खाद का जो अंतिम रूप तैयार होना चाहिए, देखिए कुछ इस तरह तैयार होगा, भुरभुरा सा रहेगा थोड़ा, और कोई अमोनिया की गंध नहीं आएगी। नमी इसमें लगभग 65 से 70% के बीच रहती है। तो कैसे जानेंगे नमी, तो नमी आप देखिए मेरे हाथ की ओर देखिए, ऐसे हाथ में लेंगे और इसको कस के ऐसे दबाएंगे। जब आप दबाएंगे तो आपके यहाँ से एक आध बूंद जो है पानी निकलेगा। ये प्रैक्टिकल है तो समझने का, और बाकी नमी नापने के और भी तरीके हैं। ठीक है, तो 60 से 70% होना चाहिए। ठीक है, और जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो 16 से 2 का रहना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, जो हमने, या आप लैब में टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो आप छोटी सी लैब भी स्थापित कीजिए। लैब कैसे बनाना है आप हमसे संपर्क कीजिए। लेकिन अगर आप लैब नहीं स्थापित कर रहे हैं तो आपने जो शुरू में मटेरियल डाला है उसमें आपने जो जो चीजें डाली थी उसके रेशियो को आप मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा, तो आप देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो यहीं पे आता है 16 से 2। ठीक है, पीएच मान 7.5 तक होना चाहिए, 7.2 से। तो पीएच वैल्यू करने के लिए आप थोड़ी सी कंपोस्ट खाद को लीजिए और एक गिलास में घोल दीजिए, फिर उसको छान दीजिए। जो पानी बचे उसको पीएच पेपर में डाल के, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी दूंगा, लेकिन आप अभी समझ लीजिए, डाल के आप उसका कलर मैच कराएंगे। तो अगर कलर जो है 7.5 से नीचे रहता है, 7.25 7 से बीच रहता है, तो आपका पीएच सही है। अगर सही पीएच नहीं होगा तो आपका सही माइसेलियम रन नहीं होगा। ये जो मैंने बोला ना कि माइसेलियम मतलब मशरूम की जड़ के फैलने के लिए, है ना, जो आपको उचित वातावरण चाहिए, उसके लिए पीएच, आर्द्रता, तापमान, ठीक है, हवा का प्रवाह, उजाले का प्रवाह, बहुत सारी चीजें, लगभग 10 से ज्यादा ऐसे चीजें हैं जो महत्व रखती हैं अंदर, और उसके लिए भोजन की व्यवस्था। ठीक है, तो लगभग ये जो चीजें उसके ऊपर असर डालती हैं आपके उत्पादन की क्वालिटी पे। ठीक है, तो एक खाद ऐसी होनी चाहिए। तो लगभग आपको खाद की समझ आई। फिर नमी की जांच देखिए कैसे, मैंने जो बता रहा था, मैं मुट्ठी में लेके आपको ये दबाना है, खाद को लेके दबाना है, और एक आध बूंद ही केवल यहाँ पे आपके उंगली पे एक आध बूंद यहाँ पे निकलना चाहिए, बस पानी, है ना, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा है मतलब तो फिर थोड़ा खाद को सुखाइए, है ना, 10-12 घंटे फैला दीजिए, हवा पंखा चला दीजिए। ठीक है, कंपोस्ट को अब ठंडा होने के लिए देखिए फैला देंगे, क्योंकि अब वो पूरी तरह कंपोस्ट हो गई, मतलब डिकम्पोज हो गई है, और वो अब उसमें आपका गर्मी रहेगी अगर, तो हमारा
और इसके बाद हम इसमें स्पॉन मतलब होता है बीज, एक तरह से आप सोचिए मशरूम का बीज, ठीक है। लेकिन स्पॉन क्या होता है, गेहूं के उबले हुए दानों को के ऊपर फंगस स्थापित की जाती है और उसकी एक विधि है, और आप खुद भी कर सकते हैं। आप वैसे मैं सलाह दूंगा शुरू में तो आप इसको बनी बनाई लैब से खरीदें, क्योंकि स्पॉन अगर खराब क्वालिटी का तो आपका पूरा निवेश खराब हो जाएगा पिछले 3 महीने का। और अगर आप उसमें जब तक एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो तो लैब से ही स्पॉन को लेना बहुत उचित है, और उसमें भी क्वालिटी होती है कई तरीके की, ठीक है। तो उसमें बासी स्पॉन भी होता है जिससे कि प्रोडक्शन बहुत खराब आता है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं बताऊंगा आपको। तो कंपोस्ट को ठंडा होने के लिए फैला दीजिए। तो देखिए जो मैंने बोला था कि जो घोल तैयार करना है आखिरी में कीटनाशक के लिए, राइट, तो वो ये है, स्प्रे लेंगे करेंगे 1.5 लीटर आपने फॉर्मलिन ले लीजिए, लगभग 2% का रेशियो मेंटेन रखता हूं मैं, लोग 3% तक भी जाते हैं, ज्यादा हार्ड स्प्रे करते हैं, लेकिन 2% ही ओके अगर आप शुरू से सब कुछ सावधानियां लेके चल रहे हैं। तो 50 ग्राम बेवेस्टीन और 40 लीटर पानी में घोल लीजिए ये सब, और 1 टन खाद के लिए है ये, तो आप हैं तो 1 टन आपने भूसे का इस्तेमाल किया था, है तो आपकी टोटल 2.5 टन खाद तैयार होगी, तो उस हिसाब से आप गुणा कर लीजिए 2.5 से इसमें। तो इतना लिक्विड तैयार करके पूरे पे स्प्रे करेंगे बराबर मात्रा पे। अब ऐसा ना हो कि आपका जो वर्कर कर रहा है कुछ में तो बहुत ज्यादा स्प्रे कर दिया, आखिरी में थोड़ा ही बचा 1 बाल्टी और वो आधे माल पे स्प्रे कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां अनुशासन रखना होगा। आप फिट में नाप लीजिए, भाई मेरा 100 फीट लंबा बेड है या 25 फीट लंबा बेड है, या मेरा जो ढेर तैयार हुआ है और मेरे पास 100 लीटर मटेरियल है, तो मैं हर 2 फीट पे कितना लीटर खर्च करूंगा, ठीक है, ये गणना आप कर लें, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक स्प्रे लिया और एक आप मान लीजिए ज्यादा अनुभवी व्यक्ति था, सही रेशियो मार रहा है, नया लड़का आपने लगा दिया, और ये तब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होती है जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप तो ट्रेनिंग ले रहे हो ना, लेकिन आपका वर्कर ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, सही बात है। तो या तो आप सुपरवाइजर बन के वहां लगे रहिए, नहीं तो उस वर्कर की भी ट्रेनिंग हमसे कराइए, या फिर आप स्वयं उसकी ट्रेनिंग करिए, ये वीडियो आप उसको दिखा दीजिए। इसीलिए हम ट्रेनिंग पहले वीडियो के माध्यम से करते हैं, क्योंकि मशरूम के जो फार्म होते हैं वहां पे बहुत बड़ी टीम होती है, पूरी टीम का ही ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक व्यक्ति भी अनट्रेंड है, और ये कहते हैं ना कि सिर्फ मजदूर जितना ही ज्ञान है उसके पास, तो वो आपके फार्म को फेल कर देगा। एक व्यक्ति से रोग फैल सकता है, एक व्यक्ति से आपकी पूरी क्रॉप खराब हो सकती है, आपका कंपोस्ट खराब हो सकता है, आपके फार्म में आग लग सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो आप पूरी टीम का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मशरूम में। और आप मशरूम का जो आपको पैसा मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता कि आपने मशरूम उगाया, इसलिए मिलता है कि आप मशरूम उगा पाते हैं, ठीक है। नॉलेज इज वेरी क्रिटिकल हियर, ठीक है। तो आप जो है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेनिंग को बहुत सीरियस लें, प्रैक्टिकल को बहुत सीरियस लें, और बिना ट्रेनिंग के इसमें ना कूदें। और अभी क्या है कि अमोनिया की कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ये एनपीके रेशियो मैं लास्ट में बताना बहुत उचित समझूंगा, कि आपकी खाद में एनपीके रेशियो अगर आप लैब टेस्ट कराएं तो 33:10:25 का रेशियो बनना चाहिए, ठीक है। और या फिर अगर आप परसेंटेज में बात करें तो इस तरह से होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में है ये। तो देखिए 25 से 30% कार्बन रहता है, 25 से 30 गुना, है ना, नाइट्रोजन के। तो ऐसा क्यों, नाइट्रोजन से क्या मिलेगा और कार्बन होना इतना रेशियो में क्यों है, ये हम माइसेलियम के स्वास्थ्य के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। लेकिन अभी अगर आप लैब टेस्ट करते हैं, आपके पास उपकरण है अगर, तो ये रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। अब इस बात से हम कंटिन्यू करेंगे अपना अगला लेक्चर, जिसमें मैं आपको पहले थोड़ा ग्रो रूम के माहौल के बारे में बताऊंगा और इन पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा जो आपके मशरूम के उत्पादन से लेकर उसके पूरे जीवन काल को असर करते हैं, और उन पैरामीटर को हम कैसे अपने फार्म पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा अगला लेक्चर होगा। धन्यवाद। आप जाइए गूगल प्ले पे और लर्नेड ऐप है, आप डालेंगे LEARNED, लर्नेड है, और जब आप लेक्चर्स को पूरी तरह अटेंड कर ले तब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ अप्लाई करें। और मेरी पूरी और प्रैक्टिकल के बाद भी टेस्ट होते हैं, और प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा कि नहीं, इसके पहले भी हम एक टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट बहुत सिंपल होता है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि जो लोग आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत सीख के आ रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकल सफल हो। ऐसा नहीं कि आपने खर्च किया, हमने खर्च किया, हमारी टीम ने आपके साथ समय व्यतीत किया और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। तो आप अगर सीरियस हैं तो जाइए और इसको लर्नेड ऐप के अंदर और इस कोर्स को सीखिए। आपको कोई अगर दिक्कत आती है तो आप
कर सकते हैं। और इसके अगर कूपन कोड आपको उपलब्ध हो जाए और तो आप हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कूपन कोड के लिए। तो और इसके डिस्क्रिप्शन वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कूपन कोड मिल जाएगा, उसका भी यूज करके आप अपने कोर्स की फीस को कम कर सकते हैं। ठीक है। और आप अगर लर्नेट के बाइंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम जो आपका वो मशरूम उगेगा वो और उसका प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसको प्रोसेस करना, कैन करना और उसको हम कैसे खरीदते हैं, ये बारे में समझना चाहते हैं तो इस कोर्स में बने रहिए। हम आपको सिर्फ उगाना ही नहीं, बेचना, प्लानिंग करना, कैलकुलेट करना कि मैं सितंबर में बैठा हूँ और फरवरी तक कितनी मशरूम कंजम्पशन हो जाएगी, क्या सेल्स होगी। ठीक है। लगन होती है, शादी होती है, उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जिस दिन शादी नहीं होती उस दिन मशरूम फेंका जाता है। उस दिन मशरूम 80 रुपए किलो भी नहीं बिकता, और जिस दिन शादी होती है उस दिन मशरूम 300 से 500 रुपए किलो तक चला जाता है। तो इसको कैसे बैलेंस करें, कैसे अपने लॉसेस को कम करें, इन सारे हिडन नॉलेज को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।